नमस्कार। आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना एक नया टॉपिक जो संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से माननीय सांसदों को क्या क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे जिसमें एक तरफ है सामूहिक विशेषाधिकार तो एक तरफ है व्यक्तिगत विशेषाधिकार। आज हम इन्हीं बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते होंगे कि सांसदों द्वारा जब आप कभी टीवी पर प्रसारण देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि सांसद लोग जब आपस में बातें करते हैं, जब आपस में बहस करते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि लगता है कि आपस में बहुत ज्यादा गतिरोध उत्पन्न हो गया हो। तो फिर भी आप देखते हैं कि इन सब बातों के बाद भी उनको कुछ तरह की छूट मिली हुई है, क्योंकि वो एक आवेशित दौर होता है। उस दौरान वो व्यक्तिगत कोई किसी से द्वेष की भावना नहीं होती है। तो इसी वजह से कुछ उनको विशेषाधिकार सामूहिक रूप से और कुछ व्यक्तिगत रूप से दिए गए हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेम वही चीज अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 194 में भी दिया गया है, जो कि विधायकों के लिए है। और अगर वही बात अगर की जाए तो सांसदों के लिए अगर बात की गई है तो आर्टिकल 105 में बात की गई है। अनुच्छेद 105 में जो सांसदों को विशेषाधिकार दिया गया है, इसके जस्ट पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में। तो 76 में जो आर्टिकल महान्यायवादी का पढ़ा था, सेम वही विशेषाधिकार भारत के महान्यायवादी को भी मिला हुआ है। तो आइए हम चर्चा की प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सांसदों को जो विशेषाधिकार मिले हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सांसदों को विशेषाधिकार मिले हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो अगर देखा जाए तो वो होता है सामूहिक। पहला जो होता है वो होता है सामूहिक विशेषाधिकार। ये सारे चीजें संसद में 105 के तहत देखी जाएंगी और मैं जो भी बातें बताने जा रहा हूं वही अनुच्छेद 194 के तहत विधानमंडल में भी देखी जाएंगी। जो राज्य विधानमंडल है उसमें भी यही बातें लागू होंगी, सेम 105 की तरह 194 में भी लागू होंगी। तो सबसे पहले समझते हैं सामूहिक विशेषाधिकार। देखिए, सामूहिक विशेषाधिकार में क्या है कि जब संसद को चलाना है तो संसद का पीठासीन अधिकारी जो होता है वो अपने तरीके से संसद का संचालन कर सकता है, अपने तरीके से संसद को वो चला सकता है। उसमें किसी भी प्रकार का न्यायालय का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये है सामूहिक विशेषाधिकार पहला प्रकार में। दूसरी चीज कही गई है कि उसे बहस करने और कार्यवाही को प्रकाशित करने के लिए एक आर्टिकल जो बनाया गया है, अनुच्छेद 105 के सब क्लास 2 में कहा गया है कि उसे कार्यवाही को प्रकाशन करने और आपस में बहस करने का जो विशेषाधिकार है वो स्वयं संसद के पास सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? अगर वो संसद में कार्यवाही कर रहा है तो उसके जो कार्यवाहियां हैं संसद की, वो सबसे पहले या तो वो स्वयं प्रकाशित कर सकता है, ठीक है, उसका स्वयं का प्रकाशन होगा, या फिर वो प्रकाशन किसी अन्य के द्वारा करवाएगा, अन्य द्वारा प्रकाशन, ठीक है। तीसरी पॉइंट में हमने जो लिखा है, तीसरी पॉइंट में है कि वो कोई भी अंश को प्रकाशन से रोक सकता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि प्रकाशन पर रोक। ये बात समझिए। जैसे जब आप कभी सुने होंगे कि सभापति महोदय जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, सभापति न कहे तो ठीक है, पीठासीन ही बोले, क्योंकि सभापति राज्यों के लिए है और राज्यसभा के लिए है और लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर है। तो कभी आप सुने होंगे टीवी पर जब आपस में जो परिचर्चा होती रहती है लोगों आपस में सांसदों की, कि महोदय आपकी बात को रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है, महोदय आप बैठ जाइए। ओम बिरला जी का आप तत्काल में देखेंगे होंगे, जो स्पीकर है वो बोलते हुए आपको सुनाई दिए होंगे। तो वो चीजें हैं कि जो पीठासीन अधिकारी कहेगा वही बातें रिकॉर्ड की जाएंगी, वही बातें प्रकाशित की जाएंगी। ये अधिकार स्वयं का संसद के
पास ही है। ऐसा नहीं कि वहां कोई भी बात आप निकाल के बाहर कहीं प्रकाशित कर दें, ऐसा करेंगे तो दंडनीय अपराध होगा वो। तो स्वयं संसद के पास 3 अधिकार स्वयं के लिए है। आर्टिकल 105 के सब क्लास 2 में ये बात कही गई है कि वो अपने तरीके से बहस करेगी। उस बहस का पूरा प्रकाशन वो स्वयं या तो प्रकाशित करवाए अपने माध्यम से, या किसी अन्य के माध्यम से प्रकाशित कराए, या कुछ अंश जो वो कहे वो अंश को काट दिया जाए, अर्थात या उस अंश को प्रकाशित करने से रोक दिया जाए। ऐसा लोकसभा चाहे राज्यसभा में जो भी सांसद हैं वो उनकी बातों के पर निर्भर करता है कि उनके पीठासीन अधिकारी क्या प्रकाशन कराना चाहते हैं, क्या प्रकाशन को रोकना चाहते हैं, अगर कराना चाहते हैं तो किसके माध्यम से कराना चाहते हैं या स्वयं करना चाहते हैं। इसके लिए संसद पूरी तरह से स्वतंत्र है, ये उसका विशेषाधिकार आर्टिकल 105 के सब क्लास 2 के तहत दिया गया है। अब आते हैं ये बात करने की कि अनुच्छेद 361A में, देखिए अनुच्छेद 361A में क्या बात की गई है। अनुच्छेद 361A की बात करें, ये सब क्लास में नहीं है, ये इसका एक पूरा आर्टिकल ही है, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 361A की अगर बात करें हम, तो इसमें ये बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उसके प्रकाशन को, मतलब संसद की कार्यवाहियों के प्रकाशन को अंशतः संक्षिप्त रूप में एक एक पॉइंट टू द पॉइंट, उसमें कोई भी संशोधन नहीं, कोई भी कट पेस्ट नहीं, बिना कुछ किए प्रकाशित कर सकता है। ध्यान बस ये रखना है कि जो पीठासीन अधिकारी, अगर कोई मना कर रहा है पीठासीन अधिकारी वहां का कि इसको प्रकाशन नहीं करना है, तो उसको प्रकाशन नहीं करेगा, ये तो ध्यान रखना ही है। वो प्रकाशित अन्य भाग को प्रकाशन कर सकता है, लेकिन उसके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। शुद्ध 100% शुद्ध जो वहां पर बातें चल रही हो, जो भाषण चल रहा हो, जो बहस चल रही हो, उसका प्रकाशन कोई भी व्यक्ति जो है 361A के तहत गतिविधि को प्रकाशित वहां के कर सकता है। लेकिन उसमें हुआ क्या था कि पहले की समय में कि उसमें तोड़ मरोड़ हो जाती थी, समझ रहे हैं, उसमें तोड़ मरोड़ करके किसी की भाषा को कुछ प्रकाशित किया जाता था। तो उसको भी रोकने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब लाया गया, 42वां 76 में, 44वां 78 में है, 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में लाया गया, तो 1978 में ही ये बात कह दी गई कि कोई भी प्रकाशन जो बाहर करेगा वो किसी भी तरह से दुर्भावना से नहीं करेगा, ठीक है। साथ में पीठासीन अधिकारी के आज्ञा के अनुसार करेगा, कौन सा पार्ट उसको प्रकाशित करना है, कौन सा पार्ट प्रकाशित नहीं करना है, ये पीठासीन अधिकारी से बगैर पूछे कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का गतिविधियों का प्रकाशन अपने अखबार में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आर्टिकल 361A में के तहत अपराध हो जाएगा अगर आप उसके अनुसार काम नहीं किए तो। अब अगला है कि एक विशेषाधिकार ये भी है कि किसी भी सांसद को या किसी अन्य वहां के, हाँ सांसद ही हैं, अगर राज्य में देखा जाए तो विधायकों को विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में 194 के तहत कार्यवाहियों में अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो वहां के पीठासीन अधिकारी को ये सामूहिक विशेषाधिकार है कि वो उनको कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, निष्कासित कर सकते हैं। ये वहां के तत्कालीन जो पीठासीन अधिकारी होंगे उनका ये विशेषाधिकार है, सामूहिक विशेषाधिकार है। और क्या है, अगर किसी भी तरह से अगर कोई माननीय सांसद महोदय हैं, अगर वो संसद की अवमानना करते हैं, आप देखते हैं कि आवेश में आने के बाद लोग क्या क्या करते हैं, कभी कभी तो मिर्च लेकर पहुंच जाते हैं, माइक खींच के मारा पीट शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो बातें होने लगती हैं अगर संसद के अंदर, तो अगर वो पीठासीन अधिकारी जो वहां का है वो बराबर पहले रोकने का प्रयास करता है, अगर वो नहीं रुकते हैं तो उनको मार्शल से बाहर फेंकवा देता है वो। तो ऐसा अधिकार पीठासीन अधिकारी को दिया गया है कि भाई आप संसद की अवमानना न करें, अवहेलना न करें कि माहौल अपनी तपरा जैसा लगे ही ना कि भारत की संसद में कोई चर्चा चल रही है। तो ये सारे अधिकार हमने अभी चर्चा किए, ये सामूहिक अधिकार हैं जो किस तरह से यूज होते हैं, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब आइए देखते हैं व्यक्तिगत अधिकार के बारे में। वहां के जो सांसद होते हैं, अगर
केंद्र में देखा जाए, और प्रत्येक राज्यों की जो विधान सभाएं हैं, चाहे विधानमंडल में विधानसभा या विधान परिषदें हैं, उसमें 194 के तहत उनको भी विशेषाधिकार दिया गया है व्यक्तिगत के। तो अगर इसमें पहली चर्चा की जाए तो केवल सिविल मामलों में उनको केवल सिविल मामलों में छूट दी गई है, केवल सिविल मामलों में छूट दी गई है कि आप उन्हें गिरफ्तार तत्काल नहीं कर सकते हैं सदन अगर चल रहा है तो। हाँ, अगर वो किसी भी आपराधिक मामलों में, अगर वो किसी भी आपराधिक मामलों में कोई ऐसा केस किए हैं, मर्डर किए हैं, या फिर रेप के मामले में अगर उनको लांछन लगता है उनके ऊपर, तो सदन उनका साथ नहीं देगा, उस पर उनका व्यक्तिगत विशेषाधिकार कोई काम नहीं करेगा। और इस तरह से देखा गया कि आपराधिक मामलों में एक चीज और है, अगर वो किसी भी तरह से संसद की अवमानना करते हैं, संसद की अवमानना देखते हैं आप, माननीय लगा करके बातें की जाती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायाधीश महोदय। तो इस तरह से जो एक भाषा का प्रयोग है, एक तहजीब के साथ बोला जाता है। अगर कहीं भी किसी भी सांसद द्वारा किसी हाई कोर्ट के जज पर या किसी स्वयं हाई कोर्ट पर या सुप्रीम कोर्ट पर किसी भी तरह की ऐसी टिप्पणी की गई जो अवमानना के तहत अगर देखी जाए तो वो लहजे से ठीक नहीं है, तो अगर वो कुल मिलाकर के देखा गया कि अगर वो हाई कोर्ट के जजों की, चाहे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों की, या स्वयं सुप्रीम कोर्ट पर कोई ऐसी टिप्पणी करते हैं जो गलत साबित होती है, तो उनकी अवमानना के दायरे में आती है, तब भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, कोई नहीं रोकेगा। मतलब केवल सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट है। अगर वो अवमानना करते हैं न्यायालय की, किसी भी न्यायालय की, या जज की, किसी भी जज की, और साथ में अगर वो आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए जाते हैं तो भी इनका साथ सदन नहीं देगा। ठीक है, मैंने यहां अवमानना लिखा भी है। अब क्या है कि उनको भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी है। आप आर्टिकल 19 पढ़े होंगे, 19 के 1 के ए में ये सब दिया गया है, बी में है, सी में है, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है अभिव्यक्ति और भाषण की। तो उसी तरह इनको भी दिया गया है। तो इनको जो दिया गया है, आप कभी देखते हैं, मैंने पहले ही बताया कि जो इनकी भाषा होती है, कहीं अगर कुछ शब्द उनके जुबान से मिस होते हैं तो उसके लिए उस पर न्यायालय में उसको जाना नहीं है। अगर उसी दौरान पीठासीन अधिकारी वो तय कर देता है कि इनके द्वारा बोले गए वक्तव्य रिकॉर्डेड रहेंगे, ठीक है कि नहीं ठीक है, या फिर अवमानना तो ये नहीं कर रहे हैं सदन की, अगर सदन की अवमानना कर रहे हैं तो तुरंत तय हो जाएगा। तो इसको आधार बना करके आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। लेकिन हर जगह इनको कानून से बांधा गया है, इन पे भी अपवाद है। आप सदन के अंदर जो मन में आए वो बोलिए, जो मन के मतलब ये नहीं किसी को आप जो है गाली बकने लगिए। सदन के अंदर आप बोल सकते हैं, मतलब एक लहजे में आकर के आप बोल सकते हैं, लेकिन वो चीज एक नागरिक से थोड़ी ज्यादा आपको स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 थोड़ा सा विस्तारित है आपको एक सांसद के लिए, एक विधायक के लिए। लेकिन अगर वही सांसद और विधायक सदन से जैसे बाहर आता है, वो सारे काम, सारे कानून एक आम नागरिक की तरह उस पर भी लागू हो जाते हैं। ठीक है, तो ही मैंने लिखा है कि बाहर आने के बाद एक आम नागरिक की तरह जो है उस पर लागू हो जाते हैं। एक चीज और है, आर्टिकल 121, आर्टिकल जो है आपका 121 जो अनुच्छेद है, उसके तहत किसी भी हाई कोर्ट, किसी भी सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के आचरण के बारे में आप बहस नहीं कर सकते हैं सदन में। यह इसलिए किया गया है कि हमारी न्यायपालिका कम से कम सुरक्षित हो। हाँ, अगर बहस होगी तो केवल और केवल महाभियोग प्रक्रिया के दौरान ही होगी। तो कह लें अगर हम मोटा मोटा, तो महाभियोग को छोड़कर किसी भी न्यायालय के, चाहे हाई कोर्ट का कोई जज हो या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो, उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी, उसके आचरण पर, उसके कार्यशैली पर सवाल उठा करके किसी भी तरह का प्रस्ताव लाना, उस पर चर्चा करना, बहस करना, ये सारी बातें नहीं हो सकती हैं। अगर ये होती हैं तो केवल महाभियोग प्रक्रिया के तहत ही की जाएंगी। तो आगे क्या कर देखते हैं, और इसमें क्या है कि
हाँ, इसमें एक चीज और है, मैंने सिविल मामले में बताना भूल गया, जो मैंने लगाया है 40+40। इसमें क्या है कि अगर कोई भी मामला होता है तो 40 दिन के, सदन शुरू होने के 40 दिन के पहले और सदन शुरू होने के 40 दिन के बाद तक आप इनके किसी भी तरह से गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। ये भी प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है, किसमें? व्यक्तिगत जो है विशेषाधिकार में। ठीक है, इसके अलावा क्या है, लोकसभा के नियम, लोकसभा के जो नियम बताए गए हैं 352 में, और राज्यसभा के जो नियम बताए गए हैं 238 में। फिर से समझिए, लोकसभा के जो नियम बताए गए हैं 352 में और राज्यसभा के जो नियम बताए गए हैं 238 में। इसमें इसके तहत किसी भी अशिष्ट भाषा का, जो मैंने बताया ना कि किसी को गाली न दे दें, किसी भी अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने से वर्जित किया गया है। मतलब एक तरह से कहा जाए अगर तो निर्बंधन है किसका, अगर बात किया जाए तो लोकसभा के नियम 352 में और राज्यसभा के नियम 238 में किसी भी अशिष्ट भाषा का, कि सब कैसा, अशिष्ट भाषा का, अशिष्ट, किसी भी अशिष्ट भाषा का प्रयोग क्या है, निर्बंधन है। निर्बंधन का मतलब क्या है, रोक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वहां के जो मार्शल होते हैं वो आपके उठा करके सदन के बाहर कर देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम आज चर्चा किए आपके समक्ष कि सांसदों की और विधायकों के विशेषाधिकार क्या होते हैं। दोनों विशेषाधिकार के बारे में मैंने भरसक बताने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर अगले टॉपिक में आगे के समय मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।